जय हिंद। प्रगत क्लासेस बाय शेखर सर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली यानी अर्थव्यवस्था में जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। जैसे मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा अपस्फीति क्या है, गतिहीन मुद्रा क्या है, ठीक है, डिवैल्यूशन क्या है, और आगे डिमोनेटाइजेशन क्या है, लॉरेंज वक्र क्या है, गिनी गुणांक क्या है, डंपिंग क्या है, हॉट मनी क्या है, चौथी दुनिया। तो ये सारी शब्दावली आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, थोड़ा इसको मार्किंग करते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाए वही हो जाता है मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा की कीमत घट जाए और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब मुद्रास्फीति को अगर सिंपली हम देखें तो महंगाई में बढ़ोतरी होना ही मुद्रास्फीति है। जैसे देखिए एक किलो आलू का दाम 10 रुपये अगर रहा, ठीक है, 1 किलो का आलू का दाम 10 रुपये रहा, वही 1 किलो जब 15 रुपये में मिलने लगा तो यहाँ पर मुद्रास्फीति को दर्शाने लगा। यानी एक ही किलो वस्तु है लेकिन मुद्रा की कीमत यहाँ क्या हो गई, घट गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मांग जनित मुद्रास्फीति, नंबर 2 लागत जनित मुद्रास्फीति, और नंबर 3 है मुद्रा की आर्थिक छपाई और प्रवाह के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले मांग जनित मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन हो जाए या आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, जब मांग ज़्यादा बढ़ जाए, और मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी, तो इस तरह से पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखें, इसको उदाहरण से समझें। जैसे है, यहाँ दिया है डिमांड और यहाँ दिया सप्लाई, रुकिए इसको, डिमांड सप्लाई ये दिया है। जैसे देखिए सप्लाई है 100 kg, सप्लाई है 100 kg, डिमांड है 100 kg, तब 300 रुपया रहा, प्राइस तब 300 रुपया रहा। लेकिन वही सेम कंडीशन यहाँ देखिए, सप्लाई 100 kg है इसके बराबर और डिमांड हो गया 150 kg, तो तुरंत बढ़ा देगा दुकानदार 350, यानी 50 रुपये मुद्रा का मूल्य यहाँ पर कम हो गया और वस्तु उतनी की उतनी ही रही। ठीक है, आगे चलें देखें। लागत जनित, जब लागत बढ़ती है तब भी मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। जैसे जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मिठाई वाला है कोई, ठीक है, मिठाई वाला है, मिल्क जब 40 रुपये यानी दूध 40 रुपया लीटर था तो 300 में 1 किलो मीठा देता था, लेकिन जब 50 रुपया लीटर इसको मिलने लगा तो 350 कर दिया। ठीक है, यानी 50 रुपये बढ़ा दिया, तो यहाँ मुद्रा की वैल्यू कम हो गई और मीठा उतना का उतना ही रहा। आगे देखें मुद्रा की छपाई और प्रवाह। इसमें देखें, जब उत्पादन में बिना वृद्धि किए मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ा दी जाती है तब लोग ज़्यादा मांग करने लगते हैं जिस कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा मुद्रा की छपाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुद्रा जब प्रवाह करने लगती, दौड़ने लगती है लोगों के बीच में, तब भी जो है वस्तु की कीमत चाहे जितना ज़्यादा हो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी वहाँ पर मुद्रा की कीमत उतना ज़्यादा नहीं रहती है, नहीं ध्यान देते हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है वो मोल भाव नहीं करते हैं, पैसा देकर तुरंत सामान को लेते हैं चाहे जितना हो। ठीक है,
यहाँ आप देख सकते हैं, रुकिए, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह का प्रभाव। जब उत्पादन में वृद्धि हो जाती है ज़्यादा, उत्पादन में बिना वृद्धि किए मुद्रा की आपूर्ति में ज़्यादा वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए, एक व्यक्ति है क्या कर रहा है, पैसा उड़ाते हुए जा रहा है कि कोई भी सामान दे दो ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब मुद्रा का उत्पादन ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब मुद्रा ज़्यादा छाप दी जाए और जो वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन कम होगा तो मुद्रा की कीमत अपने आप घटने लगती है ना। वस्तु कम होगी और मुद्रा ज़्यादा होगी, तो इस तरह से व्यक्ति वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, मुद्रा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। चाहे जितनी महंगी हो, खरीदने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मुद्रा का वैल्यू घट जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे, मुद्रा अवस्फीति। अब देखिए, मुद्रा अवस्फीति में जो होता है वो मुद्रा स्फीति की सीधा सीधा उल्टा इसमें प्रोसेस होता है। जैसे देखिए, मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था है, लिखा भी गया है, उसके विपरीत की अवस्था है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उसकी मांग से भी ज़्यादा हो जाती है। वस्तु एवं सेवा ज़्यादा आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है। मांग से भी ज़्यादा होती है, यानी मांग कम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है, जिस कारण एक मंदी जैसी हालत पैदा हो जाती है, जिसे मुद्रा अवस्फीति कहते हैं, ठीक है। मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। यहाँ देखिए दिया भी गया है। अब यहाँ देख सकते हैं सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है ना। सप्लाई देखिए, यहाँ सप्लाई वाला काम ज़्यादा हो रहा है, डिमांड वाला काम कम हो रहा है। आगे आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें उसमें देखिए, आप मुद्रास्फीति में पढ़े थे कि जो वस्तु होता है और सेवा होता है उसकी कीमत बढ़ी रहती है ना, और पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन इसमें पैसे का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, सामान की कीमत कम हो जाती है, यानी सामान बहुत ज़्यादा रहेगा। सिंपली आप भी मतलब कह सकते हैं, आसान भाषा में समझिए, सामान बहुत ज़्यादा रहता है पर उसको खरीदने वाले बहुत कम रहते हैं, ठीक है। मंदी की कंडीशन आ जाती है। लोग कहते हैं नहीं, धंधा पानी बहुत मंदा चल रहा है, तो पैसे नहीं रहेगा तो मंदा नहीं चलेगा, तो सेम कंडीशन हुई है। अब समझ गए होंगे आप। चलें आगे। गतिहीन स्फीति क्या होता है? गतिहीन स्फीति यह वह स्थिति है जब बाजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, अर्थात इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हो, तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। गतिहीन मुद्रास्फीति या स्फीति कहते हैं इसको, यानी दोनों साथ साथ, महंगाई भी हो मंदी भी हो, सिंपली आप समझें। आगे, अवमूल्यन। जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर देती है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। जैसे एक डॉलर बराबर 70 रुपया, ठीक है। $1 बराबर 70 रुपया, और फिर दोबारा क्या हो गया, $1 बराबर 75 रुपया, यानी 5 रुपया उसका वैल्यू घटा दिया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो इसी को अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। और डॉलर जो है एक विदेशी मानक वाला मुद्रा है, तो इसी से इसकी वैल्यू पता चलती है। और वैसे अवमूल्यन से फ़ायदा भी बहुत होता है हमारे देश को, या हमारे सरकारों को, हमारे उद्योग को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बिक जाती हैं और बहुत सारे विदेशी यहाँ आने लगते हैं, पर्यटन वगैरह को भी बढ़ावा मिलने लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और उनका पैसा भारी हो जाता है। तो इससे हमें जो है, कहने का मतलब है, विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। अवमूल्यन भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, और बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा तो हमारा जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जो हम बेचेंगे, वो चीज़ें हमें घाटा देंगी। चलिए आगे देखते हैं। विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में चल रही मुद्रा को बंद करके उसकी जगह नई मुद्रा का प्रचलन किया जाए, वही विमुद्री, यानी नई मुद्रा को छाप देना, बस पुरानी वाली मुद्रा को हटाना, नई वाली मुद्रा को लाना, ये विमुद्रीकरण होता है। स्वतंत्र भारत में कब नोटबंदी हुई? नोटबंदी तो मोदी जी के समय में आप जानते होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, एक बार 1978 में
और नोट कौन कौन सा बंद हुआ था, 1000 वाला, 5000 वाला और 10,000 वाला, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर थे IG पटेल। और फिर दोबारा हुआ 2016 में 500 का और 1000 का नोट बंद हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नर जो थे आरबीआई के उर्जित पटेल। यहाँ भी देखिए पटेल, यहाँ भी पटेल, ये भी गुजराती थे और ये भी गुजराती थे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आइए देखते हैं, विमुद्रीकरण है वही चीज़िया है, चलिए इसको रहने दीजिए। लारेंज वक्र, लारेंज वक्र किसी देश या समाज के किसी, इसमें देखिए लारेंज वक्र में क्या होता है, पहले इसको लारेंज वक्र द्वारा किसी देश या समाज के लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ये देखिए निरपेक्ष समता रेखा है, ये वाली जो निरपेक्ष समता रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है, समानता को दर्शाती है। और ये आय प्राप्तांकों का संचय प्रतिशत, ये देखिए जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है ये चीज़ कम होती जाती है और जैसे जैसे घटती है ये चीज़ें और बड़ी हो जाती है, असमानता को दिखाती है, ठीक है। तो ये लारेंज वक्र कहा गया है इसी को, यानी आय एवं संपत्ति के बीच जो विषमता होगी, जब जितना ज़्यादा होगी तो ये वक्र उतना दूर दूर बनेगा और जितना कम होगा उतना नज़दीक नज़दीक बनेगा, बस यही है इसमें। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक देखिए आय या संपत्ति के विवरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकी माप ही गिनी गुणांक कहलाता है, सांख्यिकी माप करता है, ठीक है, सांख्यिकी माप करना है गिनी गुणांक कहलाता है। और गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 रुपया, न्यूनतम मूल्य 0 रुपया, और गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, चलिए देखें डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश में निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। यानी किसी देश द्वारा, कौनो भी देश हो, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके, यानी किसी चीज़ को बना लेना और बनाने के बाद उसका मूल्य कम करके बेच देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे चाइना कहता है, ठीक है। यहाँ दिया भी गया है चाइना का माल सस्ता होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है, तो सस्ता होगा तो कितना टिकाऊ होगा, वो डंपिंग करते हैं। हॉट मनी, हॉट मनी मतलब गर्म मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों ओर हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गर्म गर्म होती है, जिसकी मांग चारों ओर हो और जिससे पलायन का गुण हो, जिसमें पलायन का गुण भी पाया जाता हो, हॉट मनी कहलाती है। जैसे डॉलर। दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो और आसानी से ना प्राप्त किया जा सके, उसे हार्ड मनी कहते हैं। जैसे पाउंड है, यूरो है, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, डंपिंग का मतलब वस्तु को बनाकर उसका मूल्य गिराकर ज़्यादा से ज़्यादा बेच देना डंपिंग कहलाता है। गर्म मुद्रा जिसकी मांग चारों ओर हो, गर्म मुद्रा कहलाती है और जिसमें पलायन का गुण पाया जाता हो, ठीक है। और हार्ड मनी यानी जिसको प्राप्त करना कठिन हो, जिसे आसानी से ना प्राप्त किया जा सके, वही क्या है, हार्ड मनी होता है। तो गर्म मुद्रा में डॉलर्स आ जाएगा, है ना, और दुर्लभ मुद्रा में पाउंड और यूरो आ जाएगा। आगे ये अनुषंगी लाभ क्या होता है, किसी नियोक्ता जो नियुक्ति करता है, किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वह सुविधा जो उसे वेतन के साथ दी जाती है, वेतन के साथ उसको एक लाभ के रूप में दिया जाता है। यहाँ देखिए लिखा भी गया है, वेतन के अलावा दी जा रही है, यानी वेतन तो दिया ही जाता है और उसके साथ साथ उसको अलग से दे दिया जाता है। वही होता अनुषंगी लाभ, वही होता क्या, अनुषंगी लाभ। जैसे कंपनी द्वारा कार, हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें अनुषंगी लाभ के अंतर्गत, मतलब अपनी वेतन तो जो पाएगा वो पाएगा ही, उसके साथ साथ जो उसको अन्य सुविधाएं दी जाती हैं वही अनुषंगी लाभ कहलाता है। आगे ई चौपाल क्या है, गांव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग एवं कृषि की जानकारी उपलब्ध कराना ई चौपाल कहलाता है, यानी किसानों को इंटरनेट से जोड़ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। चौथी दुनिया,
अफ्रीका और एशिया के वे देश जहाँ आधारभूत संरचनाओं की कमी पाई जाती है, शिक्षा स्तर काफ़ी कम है और देश विदेश से रेल पर आधारित है, उन्हें चौथी दुनिया के देश यानी बहुत ज़्यादा जो गरीब देश हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब हैं इसमें आएंगे और इसमें इंटरनेट के माध्यम से किसानों को जागरूक करना, और इसमें क्या हो जाएगा, वेतन के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं वही अनुषंगी लाभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन पुनः किसी नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सारी क्रिया बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ओके।